हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सी ए शिवम चौरसिया। और जैसे कि हम लोग अपनी कैपिटल गेन की क्लास देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने सेक्शन 67 कवर करा था, जो कि चार्जिंग सेक्शन होता था। वो कि सारे सेक्शन बताता था कि कैपिटल गेन कब लगता है, किस असेट पे लगता है। कैपिटल असेट की डेफिनेशन हम लोगों ने कवर करा था। कैपिटल गेन के हम लोगों ने टाइप देखे थे कि शॉर्ट टर्म हो सकता है या लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म होगा तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, 20% लगता है। हम लोगों ने सेक्शन 196, 197, 198 में लॉन्ग टर्म का भी और शॉर्ट टर्म का भी टैक्सेशन कवर कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि सर टैक्स तो लगता है, लेकिन टैक्स को बचाने का क्या सोल्यूशन होता है। ये आपके कई बार आपके क्लाइंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स ये सवाल आपसे ज़रूर पूछेंगे कि मैंने एक मकान बेचा है, एक प्रॉपर्टी बेची है, अब मेरा इतना कैपिटल गेन आ रहा है। मुझे सबसे पहले आप कैलकुलेट करके बताइए कि कैपिटल गेन कितना आता है। और कैपिटल गेन आ रहा है, फिर आप वो पूछेंगे आपको कि इसको बचाने का क्या रास्ता है, मैं इसको कैसे टैक्स सेव कर सकता हूँ। तो उसका सोल्यूशन जो हमें मिलता है वो सेक्शन आपके जो है एग्जाम्पशन के सेक्शन है उनसे मिलता है। वो सेक्शन होते हैं सेक्शन 82 से लेकर के 88 तक के हमारे सेक्शंस हैं। वो बताते हैं कि आपने ये कैपिटल गेन, अगर कैपिटल असेट बेचा है, वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और आप उसका एग्जाम्पशन क्लेम करिए और आपको कैपिटल गेन से टैक्स आपकी सेविंग हो जाएगी। आपको कैपिटल गेन का टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके हम सारे सेक्शन कवर करते हैं और देखते हैं कि हम लोग अपना कैपिटल गेन कैसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 82 से लेकर के 88 तक के जो अपनी सीरीज है एग्जामिशन की, उसको कवर करते हैं करके सारे सेक्शंस। सेक्शन 82 जो होता है कि आपका कैपिटल गेन किस हेड से हो रहा है। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने बेचा है, आपने जो कैपिटल एसेट बेचा है वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। आपका जो कैपिटल गेन हो रहा हो एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ रहा है। कहाँ से निकल के आ रहा है सर? सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई घर बेचा है, रेजिडेंशियल लैंड हो या बिल्डिंग हो, वो आपने बेचा है और आपने इन्वेस्ट कर दिया है वन हाउस न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। मतलब कोई नया हाउस प्रॉपर्टी आपने इन्वेस्ट कर दिया है। जो ये बेचा है आपने, घर बेच के मतलब आपने घर खरीदा है, हाउस प्रॉपर्टी बेच के आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेज करा है। कब करा है? परचेज 1 ईयर बिफोर। जब भी आपकी डेट ऑफ ट्रांसफर है उसके 1 साल पहले या तो आपने परचेज कर लिया है या 2 ईयर आफ्टर आपने परचेज कर लिया है। जब भी आपने बेचा है, डेट ऑफ सेल जो आपकी है, डेट ऑफ ट्रांसफर जो भी आपकी है, या तो आपने उससे 1 साल पहले खरीद लिया या फिर आपने 2 ईयर्स के बाद आपने खरीद लिया। तो फिर आपका जो है इसमें इस स्कीम में सेक्शन 82 में आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। फिर वहीं अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आपको ये 2 साल का जो टाइम पीरियड था ये 3 साल का हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट 3 ईयर्स में आपको इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट 3 ईयर में आपने अगर अपना हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लिया है तो आपको यहाँ पे सेक्शन 82 का बेनिफिट मिल जाएगा। मैक्सिमम जो है 1 हाउस प्रॉपर्टी ही अलाउड होती है। और इफ कैपिटल गेन जो आपका है, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अप टू 2 करोड़ है। मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी बेची और उसमें आपका जो कैपिटल गेन निकल के आया, आपकी जो कोई प्रॉपर्टी थी बिकी, वो 4 करोड़ रुपए की बिकी। और आपका जो आपने खरीदा था वो खरीदा था फॉर एग्जाम्पल 2.5 करोड़ रुपए की। तो आपका कैपिटल गेन सर कितना आया? 4 करोड़ माइनस 2.5 करोड़, तो आपका कैपिटल गेन निकल के आया 1.5 करोड़ रुपए। तो 1.5 करोड़ रुपए मतलब अगर अप टू 2 करोड़ तक आपका कैपिटल गेन है तो मैक्सिमम जो एक प्रॉपर्टी थी ये हो जाती है 2 प्रॉपर्टी। लेकिन ये ऑप्शन जो है वंस एंड लाइफ टाइम मिलता है। मतलब जिंदगी में एक बार ही आपको ये ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि आप 2 हाउस प्रॉपर्टी का भी बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। फिर अगर ये जो टाइम पीरियड है कि आपका जो 1 साल पहले आपने नहीं इन्वेस्ट कर पाए, जब भी आपकी डेट ऑफ ट्रांसफर थी आपने उससे 1 साल पहले नहीं इन्वेस्ट करा, फिर आपको 2 साल का टाइम मिलेगा। तो 2 साल का जो टाइम मिलेगा तो उस टाइम में जो ये पैसा अमाउंट होगा, कैपिटल गेन का अमाउंट है, वो क्या आपको अपने सेविंग अकाउंट में रखना है या अपने अपने पास ही रखना है? नहीं सर, जो भी आपका अमाउंट है, अगर आपने आईटीआर की ड्यू डेट तक इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं तो एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होती है, उसमें आपको ये डिपॉजिट करवाना है बिफोर आईटीआर फाइलिंग। आईटीआर ड्यू डेट आपकी जो है उससे पहले पहले आपको एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो होती है उसमें डिपॉजिट करवाना है। ये सर ये अकाउंट कहाँ पे खुलेगा? सर ये अकाउंट किसी भी बैंक में खुल सकता है। पहले सिर्फ गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक थे, अब प्राइवेट बैंक को भी कंसिडर कर दिया गया है। तो आप प्राइवेट बैंक में भी जाके एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, किसी में भी गवर्नमेंट या प्राइवेट में जाके अपना कैपिटल गेन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट से पहले पहले इसको डिपॉजिट करवा देना है। तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। सर कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी? लोअर ऑफ
LTCG जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी, मतलब कि सपोज आपका 1.5 करोड़ का जैसे हाउस प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन अभी निकल के आया, 4 करोड़ की सर मैंने बेची और 2.5 करोड़ की मेरी कॉस्ट थी, तो मेरा 1.5 CR का जो है कैपिटल गेन निकल के आया। अब या तो मैं पूरा 1.5 CR न्यू हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता हूँ तो फिर पूरी एग्जेम्पशन मुझे मिल जाएगी, कोई भी कैपिटल गेन की टैक्स की बात नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं न्यू हाउस प्रॉपर्टी में अगर 1 लाख रुपए ही 1 करोड़ ही इन्वेस्ट करता हूँ और 50 लाख नहीं करता हूँ तो मुझे 1 करोड़ की एग्जेम्पशन मिलेगी, मतलब जो भी लोअर होगा उसकी एग्जेम्पशन मिलेगी, मैक्सिमम ऑफ जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल हो रहा है हमारा। आई होप ये सेक्शन आपके लिए क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 83 के बारे में। सर सेक्शन 83 क्या होता है हमारा? सर ये होता है कि आपने जो है आपका कोई लैंड है जो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोग ने देखा था अपनी सेक्शन 67 जब हम लोग पढ़ रहे थे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखा था, तो वहाँ पे रेजिडेंशियल आपका जो एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड देखा था और एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड देखा था। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट होता ही नहीं है, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो आपने कभी भी बेचा तो उस पर कोई कैपिटल गेन, जब कैपिटल एसेट नहीं है तो कोई कैपिटल गेन की बात नहीं आती है। तो सर यहाँ पे कौन सा हाउस हम की बात कर रहे हैं, किसकी लैंड की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं उस लैंड एग्रीकल्चर लैंड की जो कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर आपने बेचा तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ लिखा है, लेकिन हम लोग को अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात ही करना है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता है। LTCG हो रहा है ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। लैंड मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो 2 साल पीछे 2 साल में यूज हुआ होना चाहिए। अगर वो यूज करा गया है तो फिर इस सेक्शन में सेक्शन 83 में कवर हो जाएगा। या तो उसने असेसी ने यूज करा है या फिर आपने पेरेंट्स ने उसके यूज करा है। और परचेज करते हैं आप एक एग्रीकल्चर लैंड बेच के, दूसरा विद इन 2 ईयर्स आप दूसरा एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लेते हैं। तो अगर आप दूसरा एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन उसकी मिल जाएगी। तो ये सिंपल सा सेक्शन है हमारा। सिंपल सेक्शन क्या है? सेक्शन 83 कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, कैसे हो रहा है सर? एग्रीकल्चर लैंड बेचने से हो रहा है जो कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, और पीछे 2 साल वो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, आप या आपके पेरेंट्स यूज कर चुके हैं, और आपने ये एग्रीकल्चर लैंड बेचा है और दूसरा एग्रीकल्चर विद इन 2 ईयर्स 2 साल के अंदर अंदर आपने नया एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया है, तो आपको एग्जेम्पशन जो भी आपका कैपिटल गेन बन रहा था वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन 82 जो था ये भी होता है इंडिविजुअल एंड HUF के लिए होता है, और सेक्शन 83 होता है वो भी इंडिविजुअल एंड HUF के लिए होता है। HUF इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आप इन दोनों कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप इन सेक्शन का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 83 82 में फिर से रिवाइज कर लेता हूँ कि सेक्शन 82 था कि हमने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा है और बेच के दूसरा घर खरीदा, घर बेच के घर खरीदा। तो आपको टाइम लिमिट क्या थी सर? कि आपको टाइम लिमिट थी कि 1 साल या तो बेचने से पहले 1 साल खरीद लीजिए या फिर बेचने के 2 साल बाद खरीद लीजिए, या अगर मकान बना रहे हैं तो 3 साल का टाइम हो जाएगा 2 साल वाला। तो आपको मैक्सिमम 1 हाउस प्रॉपर्टी की मिलेगी, लेकिन अगर आपका टोटल कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म निकल के आ रहा है वो 2 करोड़ तक ही है, तो आपको जो है यहाँ पे 2 हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिल सकता है, आप 2 घर भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन 2 घर वाला है ये सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम है, एक बार ले लिया तो फिर दोबारा फिर कभी किसी असेसमेंट ईयर में आप 2 हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं क्लेम कर पाएंगे। और अगर आपने अपना कैपिटल गेन मतलब ITR भरने से पहले पहले आपने नया घर नहीं खरीदा है तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में वो पैसा जमा करवाना होगा। जब आप खरीदेंगे तो उससे यूटिलाइज कर सकते हैं। 83 क्या था कि आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पीछे 2 साल आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज करा हो, आपने या आपके पेरेंट्स ने, और उसको बेच के आप विद इन 2 ईयर्स दूसरा एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हैं, तो आपको यहाँ पे 83 में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। सर फिर आ जाता है हमारा सेक्शन 84। अभी तक हम लोग ने सेक्शन 82 एंड 83 देखा था सर, वो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए था। सेक्शन 84 होता है ये ऑल SSC के लिए होता है, मतलब भले ही आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कुछ भी हो, आप सभी SSC यहाँ पे कवर होते हैं।
सर इसमें क्या है, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग नॉट टू बी चार्ज इन सर्टेन केसेस। मतलब आपका कोई कैपिटल गेन हो रहा हो, क्यों कैपिटल गेन हो रहा हो, ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग लैंड बिल्डिंग और एनी राइट इन द लैंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। आपकी कोई इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, उसके उसके पार्ट उसमें ही आप उसी में ही आपका लिंक्ड जो है आपका लैंड बिल्डिंग या कोई लैंड बिल्डिंग का आपका लीज रेंट राइट हो या इस तरह से कोई राइट हो या लीज एग्रीमेंट हो, वो आपका कंपलसरी एक्वायर कर लिया जाता है, जो कि पीछे प्रीवियस 2 ईयर आप इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपने जो है बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए यूज करा हो। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का जो कोई पार्ट है लैंड बिल्डिंग वो कंपलसरी एक्वायर हो जा रहा है और आपने वो पीछे 2 साल का आपका टाइम लिमिट है, पीछे 2 साल आपने अपने बिजनेस के लिए यूज करा हो, तो फिर ये सेक्शन 84 एप्लीकेबल हो जाता है, सभी के लिए है, सभी को इसका बेनिफिट मिलता है, ऑल एसएससी एंड विद इन 3 years आफ्टर अ डेट परचेज एनी अदर लैंड एंड बिल्डिंग और एनी राइट इन द लैंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन for shifting or re-establishment of the said undertaking or setting up of another undertaking। ये हमारा न्यू एसेट हो जाता है। सर ये हमसे क्या बताता है कि सर हमारी कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी जो कि वहाँ पे हमारी लैंड थी, कोई लैंड बिल्डिंग थी और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मतलब कोई फैक्ट्री हमारी चलती थी। गवर्नमेंट ने वो लैंड बिल्डिंग जो है कंपलसरी एक्वायर कर लिया और पीछे 2 साल में हम वो उसको यूज कर रहे थे एज अ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ही, गवर्नमेंट ने वो कंपलसरी एक्वायर कर लिया। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं अगले जब भी मेरा कंपलसरी एक्वायर्ड हुआ है उसके नेक्स्ट 3 इयर्स तक के नया लैंड बिल्डिंग हम परचेज अगर कर लेते हैं, किस लिए परचेज करते हैं सर, शिफ्टिंग और री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अंडरटेकिंग। जो आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो फैक्ट्री थी आपकी ए प्लेस से अगर वो शिफ्ट होकर बी प्लेस में आपने 3 साल के अंदर अंदर कर लिया है तो आपको जो है इसका बेनिफिट मिल जाएगा और जो भी आपका कैपिटल गेन होता है वो आपका कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसमें भी सेम कंडीशन है जैसे कि अभी हम लोग ने आगे भी देखी थी कि आपका जो आईटीआई ड्यू डेट अगर आप कैपिटल गेन अपना नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करना रहेगा और जब आप फर्दर यूटिलाइज करेंगे तो उसी से यूटिलाइज करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन 84 है। फिर सर आ जाता है हमारा सेक्शन 85। सेक्शन 85 कहाँ एप्लीकेबल होता है कि सर इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड की बात कहता है। सर कैपिटल गेन सबसे पहले कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए यहाँ पे। अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लैंड बिल्डिंग, मतलब आप कोई लैंड बिल्डिंग बेच के आ रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म था, ये आपका ओरिजिनल एसेट हो गया। एंड विद इन 6 मंथ, मतलब जब भी आपका डेट ऑफ ट्रांसफर है, जब भी आपने बेचा है उसके 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ का यहाँ पे टाइम लिमिट है, आप जो है स्पेसिफाइड बॉन्ड खरीद लीजिए। नया एसेट आपके क्या होंगे, स्पेसिफाइड बॉन्ड खरीदना है आपको। आपने क्या करा सर सेक्शन 85 में कि आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ रहा था। सर वो कहाँ से निकल के आ रहा था कि आपने कोई लैंड या बिल्डिंग बेचा था। अभी सेक्शन 82 में हम लोगों ने क्या देखा था कि घर बेच के घर खरीदिए। अब यहाँ क्या है, घर बेच के आप बॉन्ड खरीदिए। अगर आप घर बेच रहे हैं और विद इन 6 मंथ आपको बॉन्ड खरीदना है तो कैपिटल गेन जो भी आपका हो रहा है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपने जो भी बॉन्ड लिया है उसके अगेंस्ट में कोई लोन वोन नहीं लेना है। 5 ईयर्स का इसमें आपको लॉक इन मिलेगा, मतलब 5 साल तक आप इसको बेच नहीं सकते हैं। ये सब सेक्शन 6 में मेंशन है। लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट क्या होंगे, आपके बॉन्ड होंगे। बॉन्ड क्या होंगे, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, मतलब 5 साल का आपको यहाँ पे लॉक इन होता है, 5 साल तक आप नहीं बेच सकते हैं। सर ये बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, सर ये बॉन्ड जो हमारे होते हैं, एक तो पहले एनएचएआई क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। आरईसीएल का होगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। पीएफसीएल का होगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फिर आपका आईआरएफसीएल, इंडियन रेलवे वाला। फिर आपका हुडको का होगा। फिर आपका आईआरडीए इरडा का होगा। तो अगर इन ये सारे बॉन्ड आपने खरीदे होंगे और ये रिडीमेबल होंगे आफ्टर 5 ईयर, मतलब आपका लॉक इन जो है 5 ईयर्स का है, 5 साल के पहले ये रिडीम नहीं होंगे। अगर ये सारे आपने बॉन्ड खरीदे हैं, कब खरीदे हैं सर, विद इन 6 मंथ आपको ये बॉन्ड खरीद लेने हैं। फिर ये हमें सब सेक्शन 4 क्या बताता है कि सर इसमें
कोई भी लोन और एडवांस आप नहीं ले सकते हैं इस बॉन्ड के अगेंस्ट में। अगर इस बॉन्ड के अगेंस्ट में आप इनटू मनी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच लोन और एडवांस, आप इसके अगेंस्ट में कोई भी लोन एडवांस नहीं ले सकते हैं। सर इसमें हमारा एग्जाम्पशन हमें सर कितनी मिल जाएगी? तो सर इसमें एग्जाम्पशन की कुछ मैक्सिमम लिमिट है। यस, इसमें एग्जाम्पशन की मैक्सिमम लिमिट भी है। मैक्सिमम लिमिट क्या है कि सर 50 लाख रुपीस की एग्जाम्पशन की लिमिट है एक फाइनेंशियल ईयर में। ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर इट शैल नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस ड्यूरिंग एनी टैक्स ईयर और इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। मतलब आपको 50 लाख रुपए तक की एग्जाम्पशन मिल सकती है। आपका कैपिटल गेन अगर आपने बेचा है 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी बेचा है, आपने 60 लाख रुपए की खरीदा था, 40 लाख रुपए गेन हो रहा है, तो आप पूरा इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको पूरा 40 का मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम देखें हमने 2 करोड़ रुपए की बेचा है और मैंने खरीदा था कि 80 लाख रुपए की, तो मेरा यहाँ 1 करोड़ 20 लाख रुपए का गेन हो रहा है। तो 1 करोड़ 20 लाख का गेन हो रहा है, तो मुझे यहाँ एग्जाम्पशन जो मिलेगी मैक्सिमम कितनी मिलेगी सर? एग्जाम्पशन 50 लाख रुपीस की ही मिलेगी। तो यहाँ पे ये हमारा सेक्शन 85 हमें बताता है। ये भी हमारा जो सेक्शन है ऑल एसएससी के लिए है। आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं या कोई भी हो तब भी आप इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका है लैंड बिल्डिंग, विद इन 6 मंथ आपको नया स्पेसिफाइड असेट खरीदना है। वो क्या है? वो बॉन्ड खरीदना है। बॉन्ड किस किस के होने चाहिए? इन सब के होने चाहिए बॉन्ड। नेशनल एनएचएआई, आरईसीएल, पीएफसीएल, आईआरएफसी, हुडको, एडा, इनके बॉन्ड होने चाहिए जिसमें 5 साल का लॉक इन होगा और इसके अगेंस्ट में कोई लोन नहीं मिलेगा उस टाइम में, और मैक्सिमम 50 लाख रुपए की आपको एग्जम्पशन मिलेगी। तो ये हमें सेक्शन 85 बताता है। फिर हम लोग मूव करते हैं सेक्शन 86 पे। 86 सर क्या कहता है कि सर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बाकी सब सेक्शन में क्या होता था कि सर आपका जो भी कैपिटल गेन निकल के आ रहा है वो पूरा कैपिटल गेन आपको इन्वेस्ट करना है और तभी आपको पूरी एग्जाम्पशन मिल जाती थी। ये सेक्शन हमें क्या कहता है कि आपको जो है नेट कंसिडरेशन मिलना, इन्वेस्ट करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी तक जो हमने सेक्शन में देखा कि भाई मैंने 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी बेची, कोई कैपिटल एसेट बेचा, मेरी उसमें परचेज कॉस्ट जो थी वो 40 लाख रुपीस की थी। अब मेरा जो है 40 लाख की थी तो मेरा 60 लाख रुपीस का कैपिटल गेन आ गया फॉर एग्जाम्पल। तो अभी तक मैं जो सेक्शन में कवर कर रहा था कि आपको यही अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना है, ये अमाउंट पूरा इन्वेस्ट कर दिया तो आपको एग्जाम्पशन कैपिटल गेन की पूरे मिल जाएगी। अगर आपने कुछ कम करा है तो आपको कम मिलेगी, जो भी इसका लोअर है वही आपको मिलेगी। लेकिन ये सेक्शन क्या बात करता है सर? ये सेक्शन कहता है कि सर आपको जो है नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना है। मतलब ये अमाउंट जो है ये इतना इन्वेस्ट करना है तभी आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। सर ये जो एग्जाम्पशन होती है सेक्शन 86 की, ये किसको बेनिफिट मिलता है? सर आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो मतलब सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ही, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही इसका एग्जाम्पशन क्लेम कर सकती हैं। कैसे सर एग्जाम्पशन मिलेगी? सर कौन सा कैपिटल एसेट होना चाहिए? ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नॉट बीइंग अ रेजिडेंशियल हाउस। मतलब आपका जो ओरिजिनल एसेट है, ओरिजिनल एसेट इसने कह दिया कि एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, लेकिन घर नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, कोई भी हो, लेकिन घर नहीं होना चाहिए। और इसमें कंडीशन क्या है? वही कंडीशन है 1 साल पहले या 2 साल के बाद और या 3 विद इन 3 ईयर्स कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है। जैसे कि 82 में हम लोग ने देखा था, सेम टाइम लिमिट यहाँ पे भी है कि या तो आपने जब भी बेचा है 1 साल के पहले पहले आपने कोई दूसरा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया हो। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है अभी बता रहा हूँ। आपको कोई दूसरा रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है। कब खरीदना है सर? 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर आफ्टर, जब भी आपका डेट ऑफ ट्रांसफर था उसके 2 साल के बाद तक के। एंड कंस्ट्रक्ट अगर आप करवा रहे हैं तो 3 साल का आपको टाइम मिलता है। अगर आप ये कर देते हैं तो यहाँ नेट कंसिडरेशन की बात करता है। नेट कंसिडरेशन के हिसाब से प्रोपोर्शन में ही आपको जो है इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन मिलता है। बाकी पूरे सभी सेक्शन में क्या होता है, वहाँ कैपिटल गेन यूटिलाइज करने की बात होती है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका नेट कंसिडरेशन कितना होगा। तो आपको एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी सर? एग्जेम्पशन यहाँ पे ऐसे मिलेगी, इसका ये कैलकुलेशन है। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे हम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है वो आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? जो भी आपका नेट कंसिडरेशन था
मतलब 1 करोड़ की मैंने इस एग्जांपल में बेचा है, और जितना भी आपका यूटिलाइज्ड अमाउंट है, मतलब जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा है, उस प्रपोर्शन में आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिलेगी। पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट नहीं होता है यहाँ पे, अगर आपने नॉन नेट कंसिडरेशन पूरा एग्जेम्प्ट यूटिलाइज नहीं करा है। फिर वही सारी यहाँ पे भी कंडीशन है कि अगर आपने आईटीआर फाइलिंग की ड्यूटी तक अनयूटिलाइज अमाउंट है तो उसको आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करना है, जैसे कि हम लोग ने आगे भी पढ़ा है। आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट तक अगर हम लोग ने नहीं करा है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये है सर, ये सबसेक्शन 5 है। सबसेक्शन 5 86 सेक्शन का ये कहता है कि द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई इफ, अगर एसएससी ने ओन करा मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अदर देन द न्यू asset on the date of transfer of the original asset, या purchase any residential house property other than the new asset within 1 year। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 1 साल जब भी आपने बेचा है, ट्रांसफर करा है, उसके 1 ईयर तक के आपको कोई नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है, सिर्फ न्यू हाउस प्रॉपर्टी के अलावा ही, और एक से ज़्यादा आपके पास डेट ऑफ ट्रांसफर पे होनी नहीं चाहिए, या कंस्ट्रक्ट नहीं करनी चाहिए आपकी कोई न्यू हाउस प्रॉपर्टी विद इन 3 ईयर्स। यहाँ पे ये 1 ईयर का टाइम लिखा है, लेकिन आपका नीचे देखेंगे तो 2 ईयर का पीरियड लिखा हुआ है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टरी है, पहले भी कुछ एरर था लेकिन इसको एक्ट में रेक्टिफाई नहीं करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। सबसेक्शन 6 में हम देखेंगे इफ द एसएससी परचेज विद इन 2 ईयर, यहाँ पे 2 ईयर की बात ये लिखी हुई है। परचेज की जब 2 ईयर की बात है तो यहाँ पे भी हमारी, और यहाँ पे बात लिखी है 1 ईयर की बात है सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 6 में 2 ईयर लिखा हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये अगर इसको लिटरली वैसे देखें पढ़ें तो चीज़ें हमें 2 ईयर यहाँ पे भी होना चाहिए। तो आपको 2 साल का एक टाइम लिमिट दिया जाएगा कि 2 साल और 3 साल तक के आपने जब भी ये अपना डेट ऑफ ट्रांसफर आपका है, तो डेट ऑफ ट्रांसफर जब है तो 2 साल तक के या 3 साल तक के, 2 साल तक के आपको कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है, और कंस्ट्रक्ट क्या है, ये 3 साल तक आपको कोई दूसरी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट नहीं करनी है। इस सेक्शन में भी जो आपको एग्जेम्पशन मिलता है, वो एग्जेम्पशन कितना मिलता है सर, मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलेगा हमें 10 करोड़ से ज़्यादा का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब आप बहुत मैक्सिमम जो खरीद सकते हैं इस सेक्शन में, आप घर खरीद सकते हैं, वो 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते थे कि आपने सुना होगा कि डीएलएफ, गुड़गांव में डीएलएफ कैमिलिया है, वहाँ 100 करोड़ 200 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स रहते हैं, वो अब अपना शेयर्स बेचते हैं जब हैं, तो वो इस सेक्शन में इसका बेनिफिट क्लेम कर लिया करते थे। कि सर वो कैसे करते थे कि सर उन्होंने शेयर्स बेचा, और शेयर्स जब उनके भाई अप्रिशिएट कर गए बहुत सारे, तो उन्होंने बेचा तो उनका कैपिटल गेन बहुत सारा निकल के आ गया लॉन्ग टर्म। उस कैपिटल गेन को बचाने के लिए प्लानिंग क्या करते थे कि वो महंगे महंगे घर खरीद लिया करते थे, कि 100 करोड़ का घर खरीद लिया। जोमेटो के फाउंडर ने भी खरीदा डीएलएफ कैमिलिया में। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग खरीद लिया करते थे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अब स्कीम, यहाँ पे क्या कर दिया अमेंडमेंट, कि मैक्सिमम जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं मिल सकता। ये मैक्सिमम लिमिट है, इतना ही सेक्शन 86 में आपको बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 86 हम लोग फिर से देख लेते हैं। सर सेक्शन 86 आपको किसको बेनिफिट मिल सकता है, सर आपको इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सर आपका कैपिटल गेन कौन सा हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, लेकिन एनी कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है, लेकिन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच के नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो एक्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपको 1 साल पहले या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, आप 2 साल तक के कोई खरीद सकते हैं, 3 साल तक के आप कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। नेट कंस्ट्रक्शन के प्रोपोर्शन में मिलता है यहाँ पे, कि जितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आया है और जितना आपने अमाउंट यूटिलाइज करा उसको मल्टीप्लाई करिए, नेट कंस्ट्रक्शन से डिवाइड करिए, जो भी अमाउंट आता है वो आपकी एग्जेम्पशन होती है। सर इसमें एक सबसेक्शन 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने एक से ज़्यादा आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आपने परचेज कर लिया नई हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और नेक्स्ट 2 ईयर्स में, यहाँ 1 ईयर लिखा है ये, लेकिन एरर है डिपार्टमेंट के एंड से, जो एक्ट आया है गलती है, क्योंकि यहाँ नीचे जो है लिखा हुआ है 2 ईयर्स, तो आपस में कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है। नीचे आप 2 ईयर्स बता रहे हैं, ऊपर 1 ईयर बता रहे हैं। तो अभी हम लोग इसको 2 ईयर्स पढ़ के चलते हैं। 2 ईयर्स का, और कंस्ट्रक्ट करा है 3 ईयर्स का। तो अगर आपने डेट ऑफ ट्रांसफर के विद इन 2 ईयर, विद इन 3 ईयर अगर आपने नई हाउस प्रॉपर्टी कोई करा तो इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 8 बताता है कि मैक्सिमम एग्जेम्पशन सर मिलेगी वो 10 करोड़ तक ही मिल सकती है, उससे ज़्यादा की एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। फिर ये सर हम लोग देखते हैं सेक्शन 87। सेक्शन 87 सर क्या कहता है, सर ये भी शिफ्टिंग की बात करता है। सर ये शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहाँ से शिफ्ट हो रही है, सर ये आपका अर्बन एरिया में कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी,
और वो शिफ्ट होके सर कहाँ जा रही है, रूरल एरिया में। रूरल एरिया में आपकी कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर शिफ्ट हो रही है तो सर आपको जब शिफ्टिंग हो रही है तो आपको जो है आपका असेट क्या होना चाहिए, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बीइंग मशीनरी, प्लांट और बिल्डिंग, लैंड और एनी राइट इन लैंड बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सिचुएटेड इन अर्बन एरिया। इफेक्टिव जो कि अंडरटेकिंग सिचुएटेड इन अर्बन एरिया है, ओरिजिनल असेट है आपका, टू एनी एरिया अदर देन अर्बन एरिया, मतलब रूरल एरिया में शिफ्ट हो रही है। तो इस केस में सर क्या होगा, विद इन 1 ईयर बिफोर, या तो 1 साल पहले, एंड 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर आप परचेज कर लेते हैं नई आपकी मशीनरी इन द न्यू एरिया, आपका जो रूरल एरिया में नई परचेज कर लेते हैं, एक्वायर्ड कर लेते हैं लैंड बिल्डिंग या कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं फॉर हिज बिजनेस, या शिफ्ट कर लेते हैं ओरिजिनल असेट एंड ट्रांसफर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच टू सच एरिया, और जो भी अपने एक्सपेंस करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है इस सेक्शन 87 में उसका बेनिफिट मिल जाएगा। सर एसेट क्या कौन सा था, सर एसेट हमारे जो भी थे वो एसेट थे हमारे सर प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, और या लैंड बिल्डिंग में कोई राइट जो कि आपके इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए यूज हो रहे थे, सेक्शन 87 में बताता है। और आपकी यूनिट कहाँ थी सर, अर्बन एरिया में थी, और अब आप शिफ्ट करके कहाँ जा रहे हैं सर, एनी एरिया अदर देन अर्बन एरिया, मतलब रूरल एरिया में आप जा रहे हैं। तो या तो आप 1 साल के पहले पहले आप परचेज कर लीजिए मशीनरी वगैरह, लैंड वगैरह, या शिफ्ट कर लीजिए अपने ओरिजिनल ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर 3 ईयर्स जैसे शिफ्ट हो रहा है आपका 3 ईयर्स के बाद। सेम कंडीशन इसमें भी है कि अनयूटिलाइज अमाउंट है आपको डिपॉजिट करना है, एंड आईटीआर की ड्यू डेट तक के, अगर आप ड्यू डेट तक डिपॉजिट कर देते हैं तो आप इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। ये हमारा था सेक्शन 87। सर अब आ जाते हैं सेक्शन 88 पे। सर 88 क्या कहता है कि सर यहाँ पे भी हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सर अर्बन एरिया से टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं कि गवर्नमेंट कई बार कुछ एरिया को डेवलप करने के लिए उसको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देती है, उसको एक बाहर की यूनिट माना जाता है। अगर उसमें कुछ हम मतलब सेल परचेज कर रहे हैं वहाँ से, तो वो उसको एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और बहुत बहुत सारे वहाँ पे इंडस्ट्री अगर आप अपनी लगाते हैं तो बहुत सारे गवर्नमेंट बेनिफिट भी देती है कि आप अपनी इंडस्ट्री लगाइए तो आपको सब्सिडाइज रेट पे लैंड मिलेगा, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पशन मिलते हैं आपको, रजिस्ट्रेशन फीस में वेवर होगा एंड सो ऑन, कि आप कि जस्ट टू अट्रैक्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट जस्ट टू अट्रैक्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट कि बिजनेसमैन आए उस एरिया में, और जब बिजनेसमैन आएंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट किसी एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कर देती है। तो आपकी जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सर थी अर्बन एरिया में थी, और वो आप शिफ्ट कर रहे हैं सेज में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। सर इसमें आपका कैपिटल गेन कैसे हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग मशीनरी, प्लांट और बिल्डिंग, लैंड और एनी राइट इन बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सिचुएटेड इन एनी अर्बन एरिया। सर जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, अर्बन एरिया से सेज में जा रहे हैं, और सारे एसेट वही हैं आपके, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, या आपका कोई राइट लैंड बिल्डिंग में, कौन सा जो कि यूज होता था बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए, और वो शिफ्ट हो रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे अभी सेक्शन 87 में था, वैसे 88 में ही है कि विद इन 1 ईयर बिफोर या 3 ईयर्स आफ्टर आपने कोई परचेज कर लिया है, एक्वायर्ड कर लिया है या शिफ्ट कर लिया है, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा सिमिलरली, और आपको जो कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, और अनयूटिलाइज जो अमाउंट है वो आईटीआर की ड्यू डेट तक आपको किसी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करना है, जैसे बाकी सेक्शन में था। तो ये हम लोग ने देख लिया अपना सेक्शन 82 से लेकर के 88 तक के सारी एग्जाम्पशंस। सेक्शन 89 एक होता है, वो क्या बताता है कि सर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट। जहां जहां भी हम लोग ने देखा है 1 साल 2 साल 3 साल वगैरह, वो टाइम लिमिट अगर आप सेक्शन 82 से लेकर के 86 तक के जो भी टाइम लिमिट है, अगर आपका कोई कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है किसी एसेट का, अगर कोई भी आपका कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है इन सेक्शंस में, तो उस केस में सर जो हमारा टाइम लिमिट था वो टाइम लिमिट कब से लिया जाता है सर, डेट ऑफ ट्रांसफर से लिया जाता है। आपको ट्रांसफर
आपका हो गया भले ही 2026 में, लेकिन कंपनसेशन ही मिला आपको 2028 में, तो आप सर इन्वेस्टमेंट 2 साल में कैसे कर पाएंगे? आपको कंपनसेशन ही विद इन 2 ईयर्स नहीं मिला। तो आपका यहाँ पे जो टाइम लिमिट होता है इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। जब भी कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है अंडर एनी लॉ, तो आप उस केस में जो भी आपका टाइम लिमिट होगा वो काउंट कहाँ से करा जाएगा? डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंपनसेशन से। जब भी आपको कंपनसेशन रिसीट हुआ है तब से ये टाइम लिमिट जो होगा 1 साल, 2 साल, 3 साल तब काउंट करा जाएगा। तो ये थी सर हमारी एग्जाम्पशन की सारे सेक्शंस जिसको हम लोग ने कवर करा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं उस पर आपको रिप्लाई करूँगा। और एक एक सेक्शन कुछ छोटे टॉपिक जो है हमारे कैपिटल गेन के और बचे हुए हैं, कुछ स्पेशल हेड वाले, जिसको हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, और अपना कैपिटल गेन का जो है टॉपिक ओवर हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग कंटिन्यूशन में जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, पीजीबीपी वगैरह कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।